हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र को पढ़ने वाले हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। यह जो वीडियो है यह एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखा गया है उस पर आधारित है, यानी कि उसी से बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमें पढ़ना है पाचन तंत्र। चलिए, यहाँ पर है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। जो लार होती है वह किसके पाचन में सहायक होती है, तो वह है अस्टार्च। अस्टार्च के पाचन में लार जो होता है वह सहयोग करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि वसा का पाचन करने वाला लाइपेज, ठीक है, लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रवित होता है। तो जो लाइपेज नामक एंजाइम है वह अग्नाशय द्वारा स्रवित होता है और यह वसा का पाचन करता है। वसा के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम जो है वह अग्नाशय से स्रवित होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है लाइपेज पर ही कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर है कि लाइपेज द्वारा जब जलीय अपघटन होता है तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है वासीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ठीक है। वासीय अम्ल साथ में ग्लिसरॉल हमें प्राप्त होता है जब लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है कि कौन सा पाचक हार्मोन, ठीक है, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रवित होती है। तो जो छोटी आंत में स्रवित होने वाला जो पाचक हार्मोन है उसका नाम है सिक्रेटिन, ठीक है। सिक्रेटिन जो है वह छोटी आंत में स्रवित होता है और यह एक पाचक हार्मोन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पीत का संचयन कहाँ होता है। तो पीत का जो संचयन होता है वह पित्ताशय में होता है, ठीक है। पीत का जो संचयन होता है वह पित्ताशय में होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है कि पीत का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। पीत का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है और यह वसा को वासीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। तो यह क्या करता है, वसा को वासीय अम्ल में तोड़ देता है और जिससे यह जो कि पाचन में सहयोग हो जाता है। वसा जो होता है वासीय अम्ल में टूटने के बाद। और जो पित्त रस है, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है और पित्त रस का काम होता है वसा को वासीय अम्ल में तोड़ना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है कि किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है। तो प्रोटीन्स का जो पाचन पूर्ण होता है वह आंत में होता है, ठीक है। प्रोटीन्स का जो पाचन है वह पूर्ण रूप से आंत में हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पर है कि आमाशय की भीति में कौन सा हार्मोन स्रवित होता है। जो आमाशय है उसके भीति में जो हार्मोन है वह है गेस्ट्रीन नामक जो हार्मोन है वह स्रावित होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। तो जो लार का टाइलिन एंजाइम है वह हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है, ठीक है। यह हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। चलिए आगे यहाँ पर है कि आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन, आमाशय के दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, वह है कर्मांकुचन, ठीक है। तो जो आमाशय की दीवार के पेशीय संकुचन है उसको कर्मानुकुंचन कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पर है कि पाचन तंत्र के किस रस में, ठीक है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो वह है पीत में, ठीक है। तो पाचन तंत्र के पीत में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है वह किस रूप में शरीर में संग्रहित होती है, तो वह संग्रहित होती है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वह हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर है कि आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है। आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट जो करता है वह है HCl, ठीक है। HCl क्या कर देता है कि आमाशय में भोजन के साथ जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप में, ठीक है, कृमि रूप
परिसेसिका, ठीक है, परिसेसिका पाई जाती है, तो यह है बड़ी आंत में। ठीक है, मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिसेसिका पाई जाती है, तो वह पाई जाती है बड़ी आंत में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करती है, तो वह है यकृत। तो मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करती है, तो वह है यकृत। ये आगे देखते हैं, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो एक स्तनधारी में सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वह है यकृत। ठीक है, यकृत जो होती है वह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर है कि मानव शिशुओं में, ठीक है, मानव शिशुओं में सबसे सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर, ठीक है, मध्यवर्ती इंसाइजर यानी कि इंसाइजर दांत निकलता है, मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है मानव का जो बच्चा होता है उसमें सबसे पहले। चलिए आगे यहाँ पर हमें देखना है। यहाँ पर है कि आमाशय अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत जो था वो पहली बड़ी ग्रंथि है, तो दूसरा है अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया में जो अंग होता है वह यकृत जो होता है वह प्रभावित हो जाता है पीलिया होने पर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पाचन क्रिया के समय, ठीक है, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में अस्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, तो पाचन क्रिया में जो आहार नाल है उसमें अस्टार्च का जो अंतिम उत्पाद बनता है वह ग्लूकोज बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि कॉड मछली में के, ठीक है, कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह है विटामिन ए। ठीक है, यकृत तेल जो मछली के यकृत तेल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मम्पस या गलसुआ, ठीक है, मम्पस या गलसुआ पैरामिक्सो, ठीक है, पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। तो याद रखिएगा कि जो गलसुआ या मम्पस है यह पैरामिक्सो जो वायरस है पैरामिक्सो वायरस इसके द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है, जिसमें, ठीक है, जिसमें आगे है कि जिसमें पैरोटिक ग्रंथि में सूजन जलन एवं दर्द होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, जब जो गलसुआ होता है उसमें क्या हो जाता है कि इसमें पैरोडिटिड जो ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि जो हमारी होती है उसमें सूजन हो जाता है, जलन होने लगता है एवं दर्द होने लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर है कि लैंगरहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं किस अंग में उपस्थित होती है, तो वह है अग्नाशय में। ठीक है, कहाँ पर होती है, अग्नाशय में होती है। चलिए आगे यहाँ पर है कि मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रवण होता है, तो यहाँ पर मानव शरीर में जो अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय उसमें एक अग्नाशय है, हार्मोन के साथ साथ इसमें पाचक एंजाइमों का भी श्रवण होता है। ठीक है, अग्नाशय में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि जाठर ग्रंथियां, ठीक है, जाठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है, जो जाठर ग्रंथियां हैं ये आमाशय में पाई जाती है। याद रखिएगा कि जो जठर ग्रंथियां हैं यह कहाँ पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रहण किया जाता है, तो यहाँ पर यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण एवं संग्रह किया जाता है, तो वह है फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन एवं, ठीक है, फाइब्रिनोजन एवं प्रथम्बिम्बन। ठीक है, तो ये जो है फाइब्रिनोजन एवं प्रथम्बिम्बन इनका जो है यकृत द्वारा संश्लेषण किया जाता है और इनको संग्रहित भी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में
रक्त को जमने से रोकता है। तो जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है वह है हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन जो है वह मानव शरीर में रक्त को जमने से क्या कर देता है, रोक देता है। चलिए आगे यहाँ पर है कि लंबे समय तक उपवास रहने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो लंबे समय तक जब हम उपवास रहते हैं तो उसका प्रभाव किडनी पर पड़ता है। चलिए आगे यहाँ पर है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वह छोटी आंत में संपन्न होती है, याद रखिएगा। अब आगे है कि मानव शरीर में छोटी आंत होती है। तो यह छोटी आंत होती है जो वह होती है अवशोषण के लिए। ठीक है, अवशोषण के लिए मानव शरीर में छोटी आंत होती है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है कि मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकालना प्रारंभ होते हैं। तो मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने के बाद जो दांत है वह निकालना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर है कि किस अंग द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। तो जो रक्त से यूरिया को पृथक किया जाता है उसमें किडनी जो है वह सहयोग करती है। किडनी जो अंग है उसके द्वारा रक्त से यूरिया को पृथक किया जाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है कि इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है। तो इंसुलिन में, ठीक है, जस्ता धातु क्या होता है, उपस्थित होता है। और आज का जो हमारा वीडियो था वह पाचन पर था और यह वीडियो एनसीईआरटी सार संग्रह से था जो कि महेश कुमार बंडवाल के द्वारा लिखा गया है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।